नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी सरोज के इस YouTube चैनल पर। और मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे और आपकी तैयारी निरंतर चल रही होगी, एकदम पुख्ता और मजबूत चल रही होगी। तो आइए दोस्तों, शुरू कर देते हैं आज की क्लास। यूजीसी नेट जेआरएफ और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए क्लास है। दिसंबर 2024 के लिए हमने ये फ्री बैच लॉन्च कर रखा है, जिसमें हम यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 7 साथ साथ में पढ़ रहे हैं। आज यूनिट नंबर 2 की क्लास है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम ऑलरेडी आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल पढ़ चुके हैं। आज हम आधुनिक काल का शुभारंभ करने वाले हैं, जिसमें हम आधुनिक काल की भूमिका पढ़ेंगे और भारतेंदु युग का भी थोड़ा सा पहलू हम देखेंगे। उसमें हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, उनकी काव्य कृतियों के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि यूनिट नंबर 2 की प्लेलिस्ट बन चुकी है, जो कि हिंदी सरोज ऑनलाइन चैनल आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे? हिंदी सरोज ऑनलाइन। हिंदी सरोज ऑनलाइन आप सर्च करेंगे जब यूट्यूब में सर्च बार में, तो आपको चैनल का आइकन दिखाई देगा। कौन से वाला आइकन? ये वाला आइकन दिखाई देगा, लोगो दिखाई देगा। जब उस चैनल के अंदर आप आ जाएंगे तो वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई दिखाई देगी। प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो दो प्लेलिस्ट दोस्तों आपके सामने खुलेंगी। एक यूनिट नंबर 2 की है और एक यूनिट नंबर 7 की है। यूनिट नंबर 2 की प्लेलिस्ट में इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देगा, जो कि यूनिट नंबर 2 हिंदी साहित्य का इतिहास की प्लेलिस्ट है। इसमें शुरू से लेकर अंत तक देखिए, नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए दिसंबर 2024 के लिए। इसी प्रकार से दोस्तों यूनिट नंबर 7 की प्लेलिस्ट आप लोगों को कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। इन्हें भी एक एक करके सारी कहानियों की प्लेलिस्ट आप देखिए और नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए और दिसंबर 2024 के नेट जेआरएफ में जेआरएफ क्रैक करके ही आइए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आधुनिक काल। आधुनिक काल हम पढ़ने वाले हैं, तो आधुनिक शब्द का अर्थ हमें पता होना चाहिए। आधुनिक शब्द का अर्थ साहित्य के परिप्रेक्ष्य से, हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य से आधुनिक शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? आधुनिक शब्द का अर्थ है इहलौकिक दृष्टिकोण, यानी कि जिस लोक में हम जी रहे हैं, जिस समय में हम जी रहे हैं, उस प्रकार का दृष्टिकोण रखना और अनुपयोगी पुरातन का त्याग करना, पुरानी रूढ़ियों का त्याग करना। सारी पुरानी रूढ़ियों का त्याग नहीं, अपितु जो हमारे लिए अनुपयोगी हो गए हैं इस काल में, उनका त्याग करना। या इसको कह सकते हैं यथार्थ अथवा वास्तविकता पर बल। इसे कहते हैं आधुनिक। आधुनिक की व्याख्या यही है दोस्तों, इससे ऊपर कोई और व्याख्या नहीं है आधुनिक शब्द की। आधुनिक काल क्या है दोस्तों? आधुनिक काल जो है, ये हिंदी साहित्य के विकास क्रम का चतुर्थ चरण है। पहला चरण हमने देखा आदिकाल है, ये हम पढ़ के आए हैं, आदिकाल है। दूसरा है हमारा भक्तिकाल और तीसरा है हमारा रीतिकाल। तीसरा है रीतिकाल और चौथा चरण हमारा आता है आधुनिक काल। ठीक है दोस्तों, आधुनिक काल जो है वो अभी तक चल रहा है। इससे आगे कोई नामकरण हिंदी साहित्य इतिहास में नहीं हुआ है। ये चौथा काल या फिर चौथा युग आधुनिक काल चल रहा है। तो आधुनिक काल का आरंभ कहां से माना जाता है? देखिए, आधुनिक काल का आरंभ मानने के पीछे मतभेद है। हमारे जो आलोचक हैं, हिंदी साहित्य के विद्वान आलोचक हुए हैं, उनके अंदर मतभेद है इसके आरंभ को लेकर। तो इसमें 3 मान्यताएं प्रचलित हैं मुख्यतया। क्या क्या हैं? एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वर्ष यानी 1850 से। कौन मानता है? डॉक्टर मैनेजर पांडे मानते हैं कि आधुनिक काल की जो शुरुआत है वो 1850 ईस्वी से हुई है। इसके बाद दूसरी मान्यता क्या है? डॉक्टर नगेंद्र की मान्यता है भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम जब हुआ, यानी कि 1857 ईस्वी से। डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं
1857 ईस्वी से आधुनिक काल का आरंभ हुआ है। और तीसरा एक मान्य मत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ये क्या कहते हैं कि भारतेंदु की पत्रिका प्रकाशित हुई थी, कौन सी? कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष है 1868 ईस्वी। यहीं से आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और यही सर्वमान्य मत भी है। सर्वमान्य मत या फिर सबसे अधिक मान्य मत यही है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बतलाया है। सबसे मान्य मत, सबसे अधिक मान्य मत यही है। ठीक है दोस्तों, अपने कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, साथ में नोट्स बनाया कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और आधुनिक काल से सबसे ज्यादा आजकल नेट जेआरएफ में पूछा जा रहा है, तो आधुनिक काल को एकदम पक्का तैयार कर लेना है, इसमें से कोई कसर नहीं छोड़नी है। और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक पॉइंट भी ना छूटने पाए आधुनिक काल से। देख लेते हैं, आधुनिक काल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, तो किस विद्वान ने क्या नामकरण किया है इस काल का, देखते हैं। वर्तमान काल, मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल को वर्तमान काल की संज्ञा दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे आधुनिक काल या फिर गद्य काल कहा है। आधुनिक काल क्या है? आधुनिक काल, आधुनिक की हम अभी परिभाषा पढ़ के आए हैं। और गद्य काल क्या है? इस काल में जो है गद्य की रचना सबसे अधिक हुई है। गद्य की रचना को प्रचलित किया गया भारतेंदु के द्वारा, खासकर खड़ी बोली का इसमें अधिक चलन बढ़ा और गद्य रचना सबसे अधिक लिखी गई, इसीलिए रामचंद्र शुक्ल इसे गद्य काल भी कहते हैं। तीसरा है आधुनिक काल। देखिए दोस्तों, अगर आधुनिक काल या फिर गद्य काल इस प्रकार आए, ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल लगा के आना है। अगर खाली आधुनिक काल लिखा है कि आधुनिक काल की संज्ञा किसने दी है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है। अगर साहित्य काल पूछा जाता है कि साहित्य काल नामकरण किसने दिया है, तो पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ जी ने दिया है। तो ये चार मत हैं, चार नामकरण हैं आधुनिक काल के, अलग अलग आलोचकों ने, विद्वानों ने दिए हैं। नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देख लेते हैं आधुनिक काल का उपविभाजन। आधुनिक काल को भी 9 अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। वो किस प्रकार बांटा गया है, इसका विभाजन देख लेते हैं। सबसे पहले आता है भारतेंदु काल। ये 1857 से 1920 ईस्वी माना जाता है। इसके बाद द्विवेदी युग आता है, ये 1900 से 1918 ईस्वी। फिर आता है छायावाद 1918 से 1936 ईस्वी। इसके बाद प्रगतिवाद 1936 से 1943 ईस्वी। फिर आता है हमारा प्रयोगवाद 1943 से 1952 ईस्वी। इसके बाद नई कविता 1952 से 1960 ईस्वी। साठोत्तरी कविता 1960 से 1990 ईस्वी। फिर आती है समकालीन कविता 1990 से 2000 ईस्वी। और इसके बाद अद्यतन कविता 2000 ईस्वी से अभी तक अद्यतन। ये उपविभाजन से क्रम में लगाना आ सकता है प्रश्न, कि क्रम से लगाइए, क्रमवार तरीके से इसको लगाने के लिए पूछ सकता है। या फिर किसी भी एक युग का काल पूछा जा सकता है कि कौन सी कालावधि रही है छायावाद की, या फिर कौन सी अवधि रही है साठोत्तरी कविता की। इस प्रकार से सीधा सीधा प्रश्न भी आ सकता है। तो इसीलिए ये पूरा क्रमवार तरीके से हमें याद रखना है। इसको याद रखने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले भारतेंदु हमें पढ़ना है। इतना हिंदी साहित्य के किसी भी विद्यार्थी के अंदर इतना सामान्य ज्ञान होता है कि आधुनिक काल में सबसे पहले भारतेंदु युग ही आता है। उसके बाद आता है द्विवेदी युग। इसके बाद हमें याद करना है छायावाद। छाया ने प्रगति कर ली और फिर वो प्रयोग करने लग गई। प्रयोग करके उसने नई कविताएं बनाई। नई कविता बनाकर उसने 60 उत्तर लिखे।
तो साठोत्तरी कविता आ गई। उसके बाद में समकालीन कविता और अद्यतन कविता याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार सन को याद करने के लिए क्या है, शुरुआत वाला याद कर लीजिए। 1857 से शुरू हुआ है भारतेंदु युग, ठीक है। इसके बाद आता है 1900 में द्विवेदी युग, 1900 से 1918। ये गलत लिखा हुआ दोस्तों, 1920 ईस्वी नहीं है, ये 1900 ईस्वी है, इसे ठीक कर लीजिए। ये गलत लिखा हुआ है, 1920 ईस्वी नहीं आएगा, ये 1900 ईस्वी है, मात्र 1900 ईस्वी है, ये गलत छपा हुआ है यहाँ। 1857 से 1900 ईस्वी काल रहा है भारतेंदु युग, और 1900 से 18 वर्ष आगे और जोड़ दीजिए, 1918 तक रहेगा द्विवेदी युग। इसके बाद 1918 से और 18 जोड़ दीजिए, 1936 तक रहेगा छायावाद। अब 18 के बाद हमें कम जोड़ना है, ओनली 7 जोड़ना है। ये बातें दिमाग में रखेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 बार 18 जोड़ना है, इसके बाद में हम कम जोड़ेंगे, और कम कितना जोड़ेंगे, सप्तऋषि तारा, 7 शुभ होता है। तो इस प्रकार से दिमाग में रख सकते हैं कि 7 जोड़ना है, तो 7 जोड़ेंगे तो 1943 तक आ जाएगा। इसके बाद में हम 9 जोड़ेंगे, 9 ग्रह होते हैं, 9 जोड़ेंगे तो 1943 से 1952 आ जाएगा। इसके बाद में 1952 से नई कविता के बाद में साठोत्तरी कविता आना है, तो साठोत्तरी कविता कब आएगा, 1960 में ही आएगा। तो 1960, 1952 से 1960 तक का समय रखेंगे, क्योंकि इसके बाद में हमें साठोत्तरी कविता भी लाना है ना भाई। साठोत्तरी कविता कब आएगी, 1960 में आएगी, तो इसीलिए इसका समय काल क्या होगा, 1952 पे हमने प्रयोगवाद को छोड़ा है, तो नई कविता का कहां से होगा, 1952 से ही शुरू होगा। और आगे आने वाली है साठोत्तरी कविता, उसे तो हमें 1960 देना ही है, तो 1960 तक हो जाएगा साठोत्तरी कविता। इस प्रकार से अपने दिमाग में बिठाकर इनको आसानी से याद रखा जा सकता है। तो साठोत्तरी कविता कब तक हो जाएगी, 1990 तक, मात्र 30 वर्ष याद रखना है हमें, क्योंकि अधिकतर ये जो किताबें लिखी गई हैं, ये जितना भी मैटर लिखा गया 1990 के आसपास लिखा गया है, इसीलिए 1990 याद रखिएगा। इसके बाद आएगा समकालीन कविता। समकालीन कविता क्या है, 10 वर्ष के लिए, 2000 तक के लिए, ठीक है। Y2K 2000, ये याद रखिएगा, 1900 से 2000, 10 वर्ष। ये आसानी से याद हो सकता है दोस्तों, मुश्किल नहीं है ये बिल्कुल भी। इसके बाद 2000 से अब तक का हो जाएगा अद्यतन कविता। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, ये अपने आप भी आप लोग बना सकते हैं याद रखने के लिए, अपने दिमाग में बैठाने के लिए। इस प्रकार से आप लोगों को आसानी से याद हो सकता है दोस्तों। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम आ रही है याद करने में तो कमेंट में लिखिएगा, मैं और आसान तरीका आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करूंगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे, आधुनिक काल की विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं आप सब लोग जानते हैं क्या, इसमें गद्य की प्रधानता रही है, पद्य का लेखन चलता रहा, साथ साथ में निरंतर चलता रहा, लेकिन प्रधानता यहां पर क्या है, गद्य की आ गई थी। साहित्य की विभिन्न विधाओं का आरंभ, पहले क्या है, सिर्फ काव्य लिखा जाता था, इसके बाद में क्या है, बहुत सारी विधाएं आ गई, जैसे कहानी, उपन्यास, इसके बाद में हमारा एकांकी, इसके बाद में हमारा नाटक। नाटक पहले से भी लिखते आ रहे थे, लेकिन इस काल में जो है अत्यधिक उनका प्रादुर्भाव बढ़ा है, वो बहुत ज्यादा लिखे गए हैं। इसके बाद में डायरी, संस्मरण, आत्मकथा, ये सब इसी काल में लिखे जाने लगे। इसलिए क्या लिखा गया है कि साहित्य की विभिन्न विधाओं का आरंभ इस काल में हुआ है। फिर विषय विविधता हमें देखने को मिलती है। रीति काल में क्या था, हमने देखा सब श्रृंगारिक काव्य लिखे जा रहे थे, ठीक है। आम जनमानस से लेखकों को कोई लेना देना नहीं था, उन्हें तो बस आचार्य बनने की होड़ उनमें लगी हुई थी, इसीलिए विषय में कोई विविधता नहीं थी। राजाओं को प्रसन्न करने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए, अपना आचार्यत्व स्थापित करने के लिए वे लिखे जा रहे थे। लेकिन इस काल में आकर विषय विविधता हमें देखने को मिलती है। इसके बाद में साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा की गई। जिस प्रकार अवधी भाषा की प्रतिष्ठा भक्ति काल में हुई और ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा काव्य भाषा के रूप में रीति काल में की गई, इसी प्रकार साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा आधुनिक काल में हुई है।
और इस समय क्या था, अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया था, तो शोषण और अत्याचार होता था। उसके विरोध में खूब आवाज उठाई गई साहित्य के जगत में। ठीक है दोस्तों, ये हैं विशेषताएं, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, लेकिन ये कॉमन सेंस वाली हैं, कोई बहुत ज्यादा रटने वाली चीज इनमें है नहीं। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग की समय सीमा। अब देखिए, आधुनिक काल की समय सीमा हमने देख ली है, लेकिन अभी क्या है, हमें देखना है भारतेंदु युग शुरू होता है। आधुनिक काल के अंतर्गत पहला पड़ाव जो आता है वो भारतेंदु युग का आता है। उसमें भारतेंदु युग की क्या समय सीमा रही है ये हम देखते हैं। अलग अलग आलोचक ने, अलग अलग विद्वान ने अपने मत दिए हैं, उन्होंने अपनी धारणाएं बताई हैं, उन्होंने लॉजिक दिया है। इसीलिए देख लेते हैं किस किस विद्वान ने क्या क्या समय सीमा दी है। मिश्र बंधुओं ने क्या दिया है, 1869 से 1888 ईस्वी की भारतेंदु युग की शुरुआत जो है वो 1869 में हुई थी और 1888 तक ये युग चला था। इसके बाद में आचार्य शुक्ल के अनुसार 1868 से 1893 ईस्वी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार 1870 से 1920 ईस्वी, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार 1857 से 1920 ईस्वी, केसरी नारायण शुक्ल के अनुसार 1868 से 1910 ईस्वी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार 1850 से 1920 ईस्वी, और नागरी प्रचारणी सभा काशी, जिनका मत सर्वमान्य आज की डेट में रहता है, उनका क्या है 1857 से 1900 ईस्वी। इसको कर लीजिए, 1920 ईस्वी फिर से लिखा गया है, ये यहां पर 1900 ईस्वी आएगा। तो भारतेंदु काल जो है वो 1900 ईस्वी तक रहा है, इसे नोट कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में जितने भी टेबुलर फॉर्मेट में मैं आप लोगों के लिए ज्ञान लेकर आया हूं वो सारा एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे नोट करते चलिए, इसे आत्मसात कर लीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं आगे भारतेंदु युग की विशेषताएं। भारतेंदु युग की विशेषताएं क्या क्या रही हैं, किस प्रकार का साहित्य भारतेंदु युग में लिखा गया है वो हम देख लेते हैं। तो इस काल में जो है राष्ट्रीयता की भावना साहित्य की दृष्टि से साहित्य में बहुत झलक झलक के उठी, यानी कि राष्ट्रीयता का यशगान इस युग में किया गया। राष्ट्रीयता की भावना को और जागृत करने के लिए साहित्य रचना की गई। इसके अलावा इसमें राजभक्ति की भावना भी रही थी। देखिए, भारतेंदु युग में जो है, जो लेखक थे वो असमंजस में रहे। वो कभी तो राजभक्ति के कविताएं लिखते, उनके बारे में निबंध लिखते, उनके बारे में नाटक लिखते, तो कभी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत साहित्य का रचना करते। क्योंकि उस समय पे जो चल रहा था कि प्यार प्रेम से अंग्रेजों को मनाना है, इस प्रकार से चल रहा था, तो बीच बीच में उनको राजभक्ति संबंधित रचनाएं भी लिखनी पड़ती थी कि कहीं अंग्रेज नाराज ना हो जाएं, वो जनता को और ना कुचलने लग जाएं। इसीलिए उस समय पर क्या है, बैलेंस बनाकर चलना चाहते थे हमारे हिंदी साहित्य के लेखक, हमारे हिंदी साहित्य के रचनाकार। इसलिए राष्ट्रीय भक्ति की और राजभक्ति की दोनों प्रकार की रचनाएं हमें इस युग में देखने को मिलती है। सामाजिक चेतना, सामाजिक चेतना हमें कभी भक्ति काल में दिखी थी, उसके बाद में रीति काल में बिल्कुल शून्य हो गई। इसके बाद में आधुनिक युग में इसे फिर से उजागर किया भारतेंदु जी ने, और सामाजिक चेतना थोड़ी सी डिफरेंट थी इस बार। क्या सामाजिक चेतना थी, छुआछूत को दूर करना, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना, जात पात के मर्म को मिटाना, शिक्षा के लिए सबको बराबर मौका देना, इस प्रकार की सामाजिक भावनाओं को दर्शाया गया भारतेंदु युग में। भक्ति भावना भी जगाई गई, क्योंकि उस समय पर क्या था, अंग्रेजों के साथ में लोहा ले रहे थे हमारे कुछ गर्म दल वाले, तो उनको भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए होता है साथ में। इसीलिए भक्ति से ओतप्रोत, भक्ति सिर्फ विष्णु भक्ति, शिव भक्ति या फिर ब्रह्मा भक्ति या फिर कोई माता की भक्ति, इस प्रकार का नहीं, राष्ट्र भक्ति भी
भारत माता की भक्ति से संबंधित रचनाएं इसमें इस युग में बहुत ज्यादा लिखी गई। तो भक्ति का अर्थ यहां पर थोड़ा सा ब्रॉड है, जैसा कि हम देखते हैं भक्ति काल में उसके अगर सामने हम इसको रखते हैं तो यहां पर भक्ति भावना जो है वो थोड़ी सी और उभर कर सामने आई है। इसके बाद में प्रकृति वर्णन भी किया गया है। समस्या पूर्ति के भी यहां पर पद मिलते हैं। हास्य व्यंग्य की प्रधानता यहां पर मिलती है। बहुत सारे नाटक लिखे गए जिसमें हास्य व्यंग्य के नाटकों में और सामाजिक चेतना जगाने का कार्य उस समय पर लेखक, रचनाकार, नाटककार करते थे। श्रृंगारिकता के भी काव्य लिखे गए। श्रृंगारिकता दिखती है यहाँ पर। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, छापे खाने शुरू हो गए थे। टीवी रेडियो का चलन भी शुरू हो गया था, घर घर में बढ़ने लगा था उसका चलन। तो इस प्रकार से संचार की क्रांति भी यहीं से शुरू हुई थी। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, जिस प्रकार से छापे खाने आ गए, अपने अलग अलग छोटे छोटे छापे खाने स्थापित करके अलग अलग पत्र पत्रिकाओं का हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में प्रकाशन होने लगा। साहित्य की नवीन विधाओं का आरंभ, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, नाटक, निबंध, बहुत सारी विधाओं का आरंभ इस युग में हुआ। और पद्य में ब्रजभाषा तथा गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग यहां पर शुरू हुआ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि पद्य की भाषा क्या रही है आधुनिक काल में, ब्रजभाषा मुख्य रूप से रही है, और गद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली को स्थापित किया गया भारतेंदु युग में। और ये सारा श्रेय जो है वो भारतेंदु जी को जाता है, जिन्होंने खड़ी बोली को साहित्यिक धारा के अंदर लेके आने वाले जो हैं वो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही हैं। उन्हीं को पूरा पूरा श्रेय जाता है खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा बनाने के लिए। आइए आगे देखते हैं। आधुनिक काल में भारतेंदु काल के लिए आलोचक क्या क्या कहते हैं, आलोचकों के क्या क्या कथन हैं भारतेंदु और भारतेंदु काल में जो साहित्य लिखा गया उसके बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है ये क्लास आप लोगों के लिए। पूरी क्लास देखिएगा, क्योंकि इसी में से आप लोगों के कम से कम 2 प्रश्न आने वाले हैं। तो पहला कथन जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का, क्या कहते हैं ये, भारतेंदु युग का साहित्य राष्ट्रीय जागरण का संदेश देता है। जिस प्रकार हमने देखा क्या क्या हुआ, इसमें राष्ट्रीयता की भावना थी दोस्तों, ठीक है, सामाजिक चेतना थी इसमें, और इसमें क्या था, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हो गया, साहित्य की नवीन विधाओं का आरंभ हुआ। तो क्या हुआ, इससे राष्ट्रीय जागरण को बहुत बड़ा पुशबैक मिला, राष्ट्रीय जागरण को बहुत बड़ी बैकअप मिली यहां से। इसीलिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी क्या कहते हैं कि भारतेंदु युग साहित्य राष्ट्रीय जागरण का संदेश देता है। समझ में आ गया होगा ये कथन। आगे चलते हैं। भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। ये ने नहीं दोस्तों, यहां न आएगा, मिसप्रिंट है ये। क्या कहते हैं यहां पर रामविलास शर्मा जी कि भारतेंदु युग का साहित्य जो है वो जनवादी कैसे है, वो जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट नहीं है। जिस प्रकार पुराने ढांचे में लोग अपना गुजर बसर करते आ रहे थे कि जिस हालत में है उसी हालत में पूरी जिंदगी बिता देते थे, राम राम करके कि आज का दिन भी कट गया, कल का दिन भी कट गया, उसी ढांचे में वो अपना पूरा जीवन बिता देते थे। कई पीढ़ियां बीत चुकी थी, लेकिन इस साहित्य ने ऐसा जागरण पैदा किया लोगों में, जनवादी जागरण पैदा किया कि जिससे भारतीय समाज के लोग पुराने ढांचे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। वो पुराने ढांचे में संतुष्ट नहीं हुए और उस ढांचे में वो सुधार करना चाहते थे। जिस प्रकार से ग्रामीण जो जीवन है उसमें पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना बहुत कम था, वहां पर साक्षरता बहुत कम थी, तो शिक्षा का मिशन
वहां पर चलाया गया। छुआछूत दूर करने के लिए वहां पर साहित्य की रचना की गई, लोगों तक साहित्य को पहुंचाया गया, पत्र पत्रिकाओं को पहुंचाया गया, राष्ट्रीय जागरण हुआ। इसीलिए क्या कहते हैं रामविलास शर्मा जी कि ये जनवादी साहित्य था। समझ में आ गया होगा ये वाला कथन भी। अगला कथन देखते हैं, नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। क्या कहते हैं वाजपेयी जी? भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। कौन सा मार्ग था भाई वो? वे नए साहित्य के नए युग प्रवर्तक थे। किस प्रकार थे भाई? इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं इन्होंने अपने साहित्य लेखन में, और इनके मंडल के, भारतेंदु मंडल के और भी जितने रचनाकार थे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया उन्होंने भारत की दशा सुधारने में। इसीलिए इनको कहा जाता है युग प्रवर्तक। नए युग प्रवर्तक किसको कहा जाता है? भारतेंदु जी को कहा जाता है। और किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। इस कथन में से ये वाला प्रश्न भी अलग से बन सकता है। हिंदी साहित्य में विषय विविधता, जैसा कि बताया, अलग अलग विधाओं की शुरुआत हुई। सामाजिक सरोकार, समाज से सरोकार था इस साहित्य का, रीतिकाल की तरह नहीं था। भाषा का परिमार्जित रूप पहली बार भारतेंदु युग में ही परिलक्षित होता है। इस कथन में कोई भी संशय नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल आसान सा कथन है ये। हिंदी में क्या था? साहित्यिक विषय विविधता यहां पर देखने को मिली। सामाजिक सरोकार का साहित्य लिखा गया। भाषा का परिमार्जित रूप यहां पर हमें पहली बार देखने को मिला। इसीलिए भारतेंदु युग जो है वो एक युग प्रवर्तक काल था, और भारतेंदु उस युग के युग प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे देखते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का एक और कथन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु युग के एक और मध्यकालीन दरबारी संस्कृति थी। यहां पर और नहीं आएगा, यहां पर और आएगा, तरफ वाला और इसको ठीक कर लीजिएगा, ये गलत है। तो भारतेंदु युग के एक तरफ तो मध्यकालीन दरबारी संस्कृति थी, क्योंकि रीतिकाल से उभरा ही था हमारा भारतीय हिंदी साहित्य। तो एक तरफ दरबारी संस्कृति थी, तो दूसरी ओर क्या था? आम जनता के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन। जो स्वतंत्रता आंदोलन 1857 में शुरू हुआ, पहला स्वाधीनता संग्राम हुआ, वहां से जो है जनता में एक उग्र विरोध की लहर दौड़ पड़ी थी। तो एक तरफ क्या था वहां पर साहित्य जगत में? एक तरफ तो मध्यकालीन दरबारी संस्कृति थी जिससे जस्ट निकला था हमारा हिंदी साहित्य, और दूसरी ओर क्या था? सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन जो चल रहा था, उसके लिए वातावरण भी तैयार करना था। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति दोनों प्रकार की रचनाएं भरपूर लिखी गई हैं भारतेंदु काल में। साहित्य में एक देश के बढ़ते हुए असंतोष को प्रकट करना भर न था। ठीक है, खाली असंतोष जताना नहीं था इस साहित्य का लक्ष्य। जो था वो खाली असंतोष जताना नहीं था, बल्कि जो सामाजिक और राजनीतिक स्वाधीनता आंदोलन चल रहे थे उसके लिए जो है एक उसके अनुकूल वातावरण तैयार करना भी हिंदी साहित्य का ही काम था। साहित्यकारों का ही काम था ये कि जनता में जागृति फैलाए, जन जन जागरण करे, अपने देश के युवाओं को देश की आजादी के लिए तत्पर बनाए। समझ में आ गया होगा ये वाला कथन भी। आगे देख लेते हैं शुक्ल जी का कथन। शुक्ल जी के कथन थोड़े से टेढ़े मेढ़े होते ही हैं, देखते हैं। बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया। बहुत ही आसान है पहली पंक्ति, कि साहित्य को उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया और उसे शिक्षित जनता के साहचर्य में लाए। भाई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ, उपन्यास लिखना शुरू किया, नाटक लिखने शुरू किए, नाटकों का उन्होंने अनुवाद किया, अलग अलग भाषाओं में नाटक लिखे गए ताकि शिक्षित जनता उस मैटर को पढ़े, उस साहित्य को पढ़े और उनकी रुचि भी राष्ट्रीयता की ओर बढ़े। इसीलिए प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। बिल्कुल आसान कथन है ये कि प्राचीन एक तरफ तो मध्यकालीन जो
रीतिकाल वाली चली आ रही थी प्रवृत्तियां वो, और जो उस समय की जरूरत थी राष्ट्रीय जागरण के लिए, यानी कि नए जमाने के जो साहित्य रचनाकार थे उन्होंने सबने मिलकर जो है पुराने और नए का सामंजस्य बखूबी निभाया है। तो ये 5 कथन मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चुन के लाया था जो कि पूछे जा सकते हैं, और ये हमारे 5 कथन पूरे हो गए हैं। आगे देखते हैं भारतेंदु मंडल के रचनाकार। भारतेंदु मंडल के रचनाकार जो हैं इनका कालक्रम पूछा जाता है। तो एक बार तो हम इनके नाम देख लेते हैं, इसके बाद में हम इनके कालक्रम को भी देखेंगे। तो सबसे पहले भारतेंदु मंडल के रचनाकार कौन कौन हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बालकृष्ण भट्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दामोदर शास्त्री, काशीनाथ खत्री, लाला श्रीनिवास दास, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो है इनको हमें बहुत गहराई से पढ़ना है, इसलिए इनको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, कार्तिक प्रसाद खत्री, ठाकुर जगन मोहन सिंह, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रताप नारायण मिश्र, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंबिका दत्त व्यास, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राधाचरण गोस्वामी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राधा कृष्ण दास और लाला सीताराम, ये जो है 15 लोग होंगे मेरे ख्याल से भारतेंदु मंडल के रचनाकार जो थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हैं। ये 13 रचनाकार हैं और ये भारतेंदु मंडल के रचनाकार इंपोर्टेंट हैं। इनका नाम हमें याद रखना है, कालक्रम से इनको मैं लगवा के दूंगा आप लोगों को। भारतेंदु युग के रचनाकारों का कालक्रम हम देख लेते हैं। यहां पर देखिए ये 15 हैं, ये 15 का मैं कालक्रम लगा के लाया था, इसलिए मैं इनको गिन रहा था कि ये 13 कैसे रह गए यार और कालक्रम कहां चला गया, लेकिन अगली स्लाइड में है, देख लेते हैं। आधुनिक काल का जो है भारतेंदु युग के जो रचनाकार थे, यहां पर क्या है भारतेंदु मंडल के रचनाकार है। भारतेंदु मंडल के रचनाकार जो हैं वो 13 ही हैं, लेकिन भारतेंदु युग जो है वो तो उनसे पहले ही शुरू हो गया था, इसीलिए भारतेंदु युग के रचनाकार जो मेन हैं वो 15 के नाम मैं लेके आया हूं, और इसी में से मैक्सिमम पूछा जाता है। कालक्रम के हिसाब से इनको आरोही क्रम में लगाने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो देख लेते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनका समय क्या था? 1823 से 1895 ईस्वी। राजा लक्ष्मण सिंह 1826 से 1896 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट 1844 से 1914 ईस्वी। बाबू तोताराम 1847 से 1902 ईस्वी। और यहां से शुरू होता है मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि भारतेंदु से शुरू करके और पूछा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 ईस्वी, मात्र 35 वर्ष की इनकी आयु रही थी, 35 वर्ष ही जी पाए थे ये। लाला श्रीनिवास दास, उनका जन्म भी 1850 में ही हुआ था, 1857 में उनका निधन हो गया था। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855 से 1922। प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894 ईस्वी। ठाकुर जगन मोहन सिंह 1857 से 1899 ईस्वी। अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1920 ईस्वी। राधाचरण गोस्वामी 1859 से 1935 ईस्वी। देवकी नंदन खत्री 1861 से 1913 ईस्वी। बाल मुकुंद गुप्त 1865 से 1960 ईस्वी। राधा कृष्ण दास और किशोरीलाल गोस्वामी, राधा कृष्ण दास का है 1865 से 1960 और किशोरीलाल गोस्वामी का 1865 से 1932 ईस्वी। तो ये है कालक्रम। यहां पर गलती से कलाक्रम लिखा गया दोस्तों, इसको ठीक कर लीजिएगा, कलाक्रम नहीं बल्कि ये कालानुक्रम है। ये है हमारा कालानुक्रम। तो कालानुक्रम की दृष्टि से इस प्रकार से आते हैं हमारे भारतेंदु युग के रचनाकार। तो यहां से अगर आप शुरू कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में, इसके बाद
श्रीनिवास दास इन्हीं के साथ में, इन्हीं इसी वर्ष में पैदा हो गए थे 1850 में ही। इसके बाद में प्रेम घन आते हैं सीधा 5 साल बाद 1855 में। इसके बाद में लगातार आएंगे कौन कौन, प्रताप नारायण मिश्र, PNM प्रताप नारायण मिश्र 1856 में। फिर 57 में आ जाएंगे ठाकुर जी जगन मोहन सिंह। इसके बाद अंबिका दत्त व्यास आ जाएंगे 1858 में। इसके बाद 59 में आ जाएंगे राधाचरण गोस्वामी। फिर 60 में कोई नहीं हुआ, 60 में सोचेगा कि साठोत्तरी कविता आ गई, उसके बाद ही कोई पैदा हो पाया। कौन, देवकी नंदन खत्री आए 1861 में, धरा पर अवतरण लिया उन्होंने। फिर बाल मुकुंद गुप्त आए 1865 में। इसके बाद राधा कृष्ण दास 1865 में ही ये आए, और किशोरीलाल गोस्वामी भी 1865 में आए। तो वर्ष याद करना भी इतना मुश्किल नहीं होता है, छोटी छोटी ट्रिक लगाकर हम इन्हें याद रख सकते हैं। कैसे, शुरू के दो भारतेंदु हरिश्चंद्र और लाला श्रीनिवास दास, ये 1850 में आए। इसके बाद में प्रेम घन जी आते हैं पूरे 5 साल बाद 1855 में। इसके बाद में जो है लाइन से आ जाएंगे, 56 में आ जाएंगे, 57 में आ जाएंगे, 58 में आ जाएंगे, 59 में आ जाएंगे। फिर 60 में कोई नहीं आएगा क्योंकि उस टाइम पे साठोत्तरी कविता आके बैठ गई थी। उसके बाद में ही खत्री जी पैदा हुए 61 में, ठीक है, वो डर गए थे साठोत्तरी कविता से। इसके बाद में 61 में ही उन्होंने बोला कि 61 में पैदा हो जाता हूं भाई, ठीक है। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं, छोटी छोटी ट्रिक हमारे दिमाग में बैठा के। फिर बाल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्ण दास और किशोरीलाल गोस्वामी तीनों बोलेगी 1865 में हम अवतरित हो जाते हैं जाके। तो इस प्रकार से इनको हम याद रख सकते हैं आसानी से, कालक्रम के हिसाब से इनको इस प्रकार से याद रख लीजिएगा। इसको याद रखने के लिए ट्रिक, भाला बड़ा प्रतापी है, ठाकुर अंबिका राधा, क्या है, ठाकुर अंबिका और राधा के पास जाता है, देवकी बाल गोपाल को राधा के साथ, जो कि एक किशोरी है, उसके साथ खेलते हुए देखता है। इस प्रकार से छोटी छोटी ट्रिक लगाकर आप लोग याद रख सकते हैं इनका क्रम। कोई बहुत ज्यादा इसमें डरने वाली घबराने वाली बात नहीं कि यार 15-15 हम कैसे याद करेंगे। छोटी छोटी ट्रिक से छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में रखकर इन्हें याद कर सकते हैं। 15 हैं तो इनको इस प्रकार से याद कीजिए। अगर आप ट्रिक नहीं लगाना चाहते हैं तो 5 एक बार याद कीजिए, 5 एक बार याद कीजिए और 5 एक बार याद कीजिए। अगर ट्रिक लगा सकते हैं, ट्रिक आप याद रख सकते हैं एग्जाम तक, तो फिर ट्रिक से याद कर लीजिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं दोस्तों, अपने मन को समझाने की बात है। हमें मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, तभी हम इतना सारा मैटर पढ़ सकते हैं, इतना सारा मैटर हम याद रख सकते हैं एग्जाम के टाइम तक। एक बार याद कर लीजिए, फिर उसको 2-3 दिन में 2-3 दिन में पूरा पूरा दोहराते रहिए। इस प्रकार से आपके दिमाग में वो जो याद किया हुआ मैटर है वो ज्यादा दिनों तक टिका रहेगा। आगे देख लेते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनके बारे में डिटेल्ड क्लास जो है हम अगली क्लास लेंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है 9 सितंबर 1850 में काशी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका निधन 25 जनवरी 1885 में हो गया था। इनके पिता गोपाल चंद्र थे और ये गिरधर दास नाम से रचनाएं करते थे। इन्होंने नहुष नामक नाटक लिखा था, जिसके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यह हिंदी का प्रथम नाटक है। इनकी माता का नाम पार्वती देवी, पत्नी का नाम मन्ना देवी या फिर मनु देवी भी मिलता है, पुत्री का नाम विद्यावती। इनकी 2 प्रेमिकाएं भी बताई जाती हैं, माधवी और मल्लिका। इन दोनों के नाम से इन्होंने रचनाएं भी लिखी हैं, काव्य रचनाएं लिखी हैं, जो श्रृंगारिक रचनाएं हैं वो भी हम पढ़ेंगे इनके बारे में। ये रसा उपनाम से लिखते थे, उर्दू में ये रसा उपनाम से लिखते थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रसा उपनाम से लिखते थे ये। तो बताइए कि अब्र नाम से कौन लिखता था? अब्र उपनाम से कौन सा लेखक रचनाएं करता था? ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। रसा नाम से तो ये लिखते थे उर्दू में, अब्र नाम से कौन लिखता था? ये आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा मुझे।
तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। इनके पिता का नाम भी पूछा जा सकता है और उनकी रचना का नाम भी अवश्य पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एक पॉइंट भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आप लोगों के लिए मैं मैटर जो लेके आया हूं, पॉइंट बाय पॉइंट मैं पूरा मैटर लेके आया हूं। इस प्रकार नहीं कि पूरी एक कहानी आप लोगों को सुना दी और जय श्री राम, इस प्रकार से नहीं, पॉइंट बाय पॉइंट मैं आप लोगों को हमेशा पढ़ाता हूं। मेरी कोई भी क्लास उठा के देख लीजिए, पॉइंट्स में ही मैंने समझाया है, या तो पॉइंट्स में या फिर टेबल में, टेबुलर फॉर्मेट में, बिल्कुल आसान करके आप लोगों को मैं सिखाता हूं, पढ़ाता हूं। इसीलिए जो है मेरे पढ़ाए हुए कभी भी फेल नहीं होते हैं। आगे देखते हैं, ये आ गई है इनकी रचनाओं के नाम, जो कि पहले से ही मैंने कालक्रम से लगा रखी हैं। ये इनकी काव्य रचनाएं हैं, मुख्य काव्य रचनाएं हैं। तो पहली है प्रेम मालिका 1871 में, प्रेम सरोवर 1873 में, जैन कुतूहल 1873 में, प्रेम माधवी 1875 में, उत्तरार्ध भक्तमाल 1877 में, वर्षा विनोद 1880, विनय प्रेम पचासा 1880, विजय वल्लरी 1881, भारत भिक्षा 1881, फूलों का गुच्छा 1882, विजयिनी विजय वैजयंती 1882 में और वेणुगीति 1884 में। ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं जिनका काल भी पूछा जाता है, इन्हें कालक्रम से लगाने का प्रश्न भी आ जाता है। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन सी हैं? एक तो मलिका और माधवी वाली तो याद रह ही जाएगी, दोनों का आगे प्रेम लगाना है और दोनों इनकी प्रेमिकाओं के नाम हैं, तो ये दोनों याद रह जाएंगी, लेकिन कालक्रम से हमें सारी ही याद करनी पड़ेंगी। वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पूछी जाती हैं वो कौन सी है? जैन कौतूहल है, उत्तरार्ध भक्तमाल है, वर्षा विनोद है, विनय प्रेम पचासा है, विजय वल्लरी है, भारत भिक्षा है, फूलों का गुच्छा है, विजयिनी विजय वैजयंती है। इनकी सारी ही रचनाएं इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई भी नहीं छोड़नी है। ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। इनमें से एक भी मत छोड़िएगा, सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है दोस्तों। और इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लोगों को इस क्लास में दे देता हूं। सबसे पहले इनकी और थोड़ी सी काव्य रचनाएं देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। दशरथ विलाप, रिपुनाष्टक, प्रेमाश्रु वर्णन, निवेदक पंचक, उर्दू का स्यापा, तन्मय लीला, प्रेम पचासा, सत्सई श्रृंगार, कार्तिक स्नान, बकरी विलाप, वैशाख महात्म्य, बंदर सभा, भक्ति सर्वस्व, प्रातः समिरन, प्रेम तरंग, मुंह दिखावनी, सुमनो अंजलि, देवी छद्म लीला, मार्गशीर्ष महिमा और अपवर्ग पंचक। इनमें से मुझे कोई भी ऐसी नहीं लग रही है रचना जो कि हम छोड़ सकते हैं। सारी की सारी ये मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं दोस्तों, इनमें से एक भी नहीं छोड़ना है हमें। इतनी तो भाई याद करनी पड़ेगी, क्योंकि भारतेंदु युग जो है उसमें भारतेंदु मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, वही युग प्रवर्तक माने जाते हैं। इसीलिए इनकी एक भी रचना हमें नहीं छोड़नी है, सारी रचनाओं को याद रखना है। अब देख लेते हैं इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं उनके वर्ण विषय क्या हैं, उनके अंदर क्या है। तो मुख्य रचनाओं के बारे में हम देखेंगे। खाली क्या है? फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप, ये खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है इनमें। पद्य में इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग कर दिया है फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप में। विजयिनी विजय वैजयंती, इसमें क्या है? मिस्र में भारतीय सेना लड़ने गई थी ब्रिटिश की तरफ से और वहां पर उन्होंने विजय पताका लहराई थी, उसी का यशगान हमें विजयिनी विजय वैजयंती में मिलता है। उर्दू का स्यापा क्या है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो कि इनके काव्य गुरु भी माने जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा पसंद थी उर्दू, और उर्दू से भारतेंदु जी थोड़ा खींचने लग गए थे। इसीलिए उन्होंने उर्दू का स्यापा करके एक काव्य रचना लिखी, और ये स्यापा शैली में ही रचित है। स्यापा एक शैली होती है। स्यापा शब्द जो है ये पंजाबी भाषा का शब्द है,
जिसका अर्थ होता है कि स्यापा का अर्थ है कि रोना, रोना पड़ा रहे, जो स्यापा मुसीबत। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के लिए उन्होंने ये लिखी थी, एक व्यंग्यात्मक रचना है, स्यापा शैली में ये लिखी गई है। और इसका एक उदाहरण ये है उर्दू हाय हाय, कहाँ सिधारी हाय हाय, मेरी प्यारी हाय हाय, मुंशी मुल्ला हाय हाय। तो इस प्रकार से इस रचना में हमें पद इस प्रकार के मिलते हैं। रिपुनाष्टक जो है वो राजभक्ति से संबंधित रचना है। इसमें देश के गवर्नर, उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड रिपन की प्रशंसा की गई है। देवी छद्म लीला तथा तन्मय लीला, कृष्ण भगवान के विभिन्न रूपों तथा लीलाओं का वर्णन इन रचनाओं में हमें मिलता है। कार्तिक स्नान, उत्तरार्ध भक्तमाल, वैशाख महात्म्य, भक्ति सर्वस्व, ये जो है ये भक्ति संबंधित रचनाएं हैं। उत्तरार्ध भक्तमाल में इन्होंने मुस्लिम कृष्ण भक्त कवियों की प्रशंसा की है। जिस प्रकार रसखान थे, रैदास थे, इनकी इन्होंने प्रशंसा की है। और क्या लिखा है, इन मुसलमान हरि जनन पर कोटिक हिंदू वारिये, यानी इन मुसलमान हरि के जनों पर, भगवान के भक्तों पर लाखों हिंदू वारे जा सकते हैं। इस प्रकार की पंक्ति भारतेंदु जी ने लिखी थी, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता की परिचायक भी है। आगे देखते हैं रचनाओं की शैली। रचनाओं की शैली पूछी जाती है भारतेंदु की रचनाओं की, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बंदर सभा की शैली जो है वो पैरोडी है। उर्दू का स्यापा स्यापा शैली में है। समधिन मधुमास गाली शैली है। यहाँ पर गालियां दी गई हैं, सीठने जिनको बोलते हैं। हरियाणा राजस्थान में सीठने बोलते हैं। वहां पर क्या है, एक प्रकार से व्यंग्य किया जाता है उनको, छोटी मोटी गाली गलौच होती है उसमें, लेकिन वो प्यार में एक दूसरे को बोला जाता है। ये समधिन मधुमास में उसी शैली में ये लिखी गई रचना है। नए जमाने की मुकरियां हैं इसमें, अमीर खुसरो वाली। प्रातः सिमरन प्यार शैली में। वर्षा विनोद लावणी शैली में, मराठी वाली लावणी। देवी छद्म लीला और तन्मय लीला प्रबंध गीति शैली में लिखा गया है। रानी छद्म लीला भी प्रबंध गीति शैली में है। विजयनी विजय वैजयंती निबंध काव्य शैली, बहुत ही अलग अलग शैलियां यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। हिंदी भाषा जो है ये निबंध काव्य शैली में रचित रचना है। तो इन 10 रचनाओं की शैली भी हमें याद रखनी है और इन्हें मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिएगा दोस्तों, ठीक है। और यहां पर आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। आशा करता हूं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सके, लाभ मिल सके लोगों को इस क्लास का। और सब्सक्राइब अवश्य करके जाइएगा, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें प्रेरणा देता है। हम कोशिश करते रहते हैं कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा मैटर लेके आएं। जितना भी सत्यापित मैटर है, ऑथेंटिक मैटर है, आपको इस चैनल पर मिलेगा। और दिसंबर 2024 की तैयारी के लिए हम इसी प्रकार से निरंतरता से लगे रहेंगे और आप लोगों के लिए जितना हो सकता है, जितनी हेल्प हो सकती है, आप लोगों की करने की हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास हिंदी कहानी वाली होगी, जिसमें 14 कहानियां कंप्लीट हम कर चुके हैं, 15वीं कहानी हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास में हम भारतेंदु काल को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।